शहर अभी सोना शुरू नहीं हुआ था। व्यस्त सड़कों पर वाहनों की गड़गड़ाहट थमी नहीं थी। नियन रोशनी के बीच लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। लेकिन उस आलीशान फ्लैट कॉम्प्लेक्स की 12वीं मंजिल पर बने एक अपार्टमेंट में सारी हलचल से अलग मौत ने अपने ठंडे हाथ बढ़ाए थे। वहां एक हत्या हुई थी। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत जो शहर को भय के कांटों पर रखने वाली थी, पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली थी। डीवाईएसपी जयशंकर उस फ्लैट में कदम रखते समय आधी रात बीत चुकी थी। खाकी वर्दी की गरिमा के पीछे उनके चेहरे पर नींद की कमी और मानसिक थकान की छाया थी। कमरे में फोरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिसकर्मी अपने काम में डूबे हुए थे। महंगे सोफे पर गले में गहरे घाव के साथ खून में लथपथ शहर का मशहूर बिल्डर विक्टर जॉर्ज पड़ा था। कोई सुराग? जयशंकर ने अपने सहयोगी सीआई प्रमोद से पूछा। नहीं सर, कोई संघर्ष के निशान नहीं है। दरवाजा तोड़ा नहीं गया। हत्यारा शायद विक्टर का परिचित था। यहां 2 गिलास चाय पीने के हैं। एक विक्टर का हो सकता है, दूसरा हत्यारे का। प्रमोद ने इशारा किया। जयशंकर की नजरें कमरे में चारों ओर घूमी। महंगी पेंटिंग्स, शोकेस में ढेर सारे पुरस्कार, विलासिता के हर निशान उस कमरे में मौजूद थे। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। विक्टर के निर्जन शरीर के पास टिपॉय पर रखा हुआ एक पुराना चश्मा। मोटे काले फ्रेम और समय के साथ धुंधले हुए शीशों वाला एक साधारण चश्मा। यह उस कमरे की आलीशानता से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यह क्या है प्रमोद? जयशंकर ने चश्मे की ओर इशारा किया। पता नहीं सर, हम जब आए तब से ये यहां था। विक्टर का तो नहीं हो सकता। उनकी नजर ठीक थी। जयशंकर ने चश्मा उठाने की कोशिश नहीं की। उनके अनुभवी दिमाग को पता था कि यह कोई साधारण सबूत नहीं है। यह एक निशान था, हत्यारे ने जानबूझकर छोड़ा हुआ एक संदेश। विक्टर के परिवार वाले, पत्नी और बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहां वो अकेले रहते थे। एक केयरटेकर था जो शाम को चला गया। सुबह आकर देखा तो प्रमोद ने बात अधूरी छोड़ी। माता पिता? जयशंकर का सवाल अप्रत्याशित था। प्रमोद थोड़ा हैरान हुआ। पिता और मां थे सर, लेकिन वे यहां नहीं रहते। शहर के बाहर सायनतम नाम के वृद्धाश्रम में हैं। जयशंकर की भौहें सिकुड़ी। करोड़ों की संपत्ति वाला बेटा शहर में रहता है और माता पिता वृद्धाश्रम में? उनके मन में कुछ खटका। उस पुराने चश्मे को अब और गहरा अर्थ मिलने लगा था। शहर के एक अन्य कोने में एक पुराने 2 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में आनंद बैठा था। उसके सामने एक पुराना फोटो एल्बम खुला था। हर तस्वीर में उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में जान थी, ऐसा उसे लगा। उसकी दुनिया वही 2 लोग थे। सरकारी नौकर पिता जिन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया था, और मां जिन्होंने हर पल को प्यार से भरा था। सादा जीवन, प्यार भरी यादें। पिता की डायरी, मां की अधूरी सिलाई मशीन, पिता की आखिरी पढ़ी किताब। उस घर की हर चीज में उसके माता पिता की खुशबू थी। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। उसमें सावधानी से लपेटा हुआ एक पुराना चश्मा था। वो उसके पिता का था। जब उनकी नजर कमजोर हुई तब उन्होंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन आनंद ने इसे उनकी याद में संभाल कर रखा था। उस फ्रेम को छूते समय उसकी आंखें भर आईं। उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। अचानक सीने में दर्द होने पर पिता को अस्पताल ले जाने के लिए एक ऑटो तक नहीं मिला। पड़ोसियों या रिश्तेदारों ने पलटकर नहीं देखा। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। आखिरकार घंटों बाद अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस सदमे में मां भी ज्यादा दिन नहीं रही। वे दिन थे जब आनंद ने समाज और रिश्तों की स्वार्थी सच्चाई को जाना। आनंद ने खिड़की से बाहर देखा। दूर शहर की रोशनी दिख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने जो किया उसे गलत नहीं लगा। ये उसका मिशन था, उन सभी माता पिताओं के लिए जो छोड़ दिए गए थे। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह जयशंकर और प्रमोद सायंतम वृद्धाश्रम के लिए रवाना हुए। शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह थी वो। फिर भी उस इमारत की दीवारों में एक भारी दुख समाया हुआ था, ऐसा जयशंकर को लगा। विक्टर के माता पिता जॉर्ज और एलियम्मा उनका इंतजार कर रहे थे। बेटे की मौत की खबर ने उन्हें तोड़ दिया था। फिर भी उनकी आंखों में दुख से ज्यादा एक जमाव था। वो बहुत अच्छा बेटा था सर, हर महीने पैसे भेजता था। व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाता था, एलियम्मा ने रुंधे गले से कहा। जयशंकर चुप रहे।
उस मां की मासूमियत ने उनके दिल में एक घाव बना दिया। वो ये मानना नहीं चाहती थी कि बेटे ने उन्हें छोड़ दिया था। विक्टर के कोई दुश्मन? जयशंकर ने पूछा। बिजनेस में कई लोग हो सकते हैं सर, लेकिन इतना करने वाला। जॉर्ज शब्दों के लिए जूझ रहे थे। बातचीत के बीच जयशंकर का फोन बजा। उनकी पत्नी थी। आप कहां हैं? आज बेटे का जन्मदिन है, एक बार फोन तो कर लीजिए। उनकी आवाज में गुस्सा था। मैं एक केस में व्यस्त हूं लता, अभी एक वृद्धाश्रम में हूं। मैं वापस फोन करता हूं। उन्होंने फोन काट दिया। एक पल के लिए उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। विदेश में काम करने वाला बेटा अर्जुन, महीनों से कोई कॉल या मैसेज नहीं। जन्मदिन और त्योहारों पर भेजे गए पैसे में ही उसका प्यार सिमट गया था। क्या वो भी इन माता पिताओं की तरह अकेला पड़ने वाला था? उनके मन में एक तूफान उठा। ये केस अब उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक सबक था। कार में लौटते समय प्रमोद ने पूछा, सर, उस चश्मे के बारे में उनसे नहीं पूछा? नहीं प्रमोद, यह हत्यारे का हस्ताक्षर है। इसे सिर्फ हमें जानना चाहिए, मीडिया को नहीं। उस रात घर पहुंचकर जयशंकर ने चुपके से अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर उठाई। क्या मैं एक अच्छा बेटा था पिताजी? उन्होंने किसी से पूछ लिया। पहली हत्या का सदमा खत्म होने से पहले ही दूसरी हत्या ने शहर को दहशत में डाल दिया। इस बार शिकार थी मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी वर्मा। उन्हें उनकी क्लिनिक में मृत पाया गया। तरीका वही था, गले में तेज हथियार से घाव, कोई संघर्ष का निशान नहीं। जयशंकर क्राइम सीन पर पहुंचे तो उनकी नजरें उस निशान को ढूंढ रही थीं। वह वहां था, डॉक्टर की मेज पर एक पेपरवेट की तरह रखा हुआ एक पुराना सुनहरा पेन, सामान्य से भारी समय के साथ पुराना पड़ चुका एक फाउंटेन पेन। उनके माता पिता? जयशंकर ने पूछा तो प्रमोद के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। मां है सर, पिता का देहांत हो चुका है। मां स्नेहवेद नाम के केयर होम में है, अल्जाइमर की मरीज हैं। 2 हत्याएं, दोनों शिकार ऐसे लोग जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा था। एक जैसे निशान। हत्यारे का मकसद साफ था, यह एक सीरियल किलर था। जयशंकर को यकीन हो गया। जांच तेज हो गई। दोनों वृद्धाश्रमों के आगंतुकों की जानकारी जुटाई गई। दोनों शिकार के दुश्मनों और दोस्तों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हत्यारा किसी भूत की तरह आता था, अपना काम करता और सिर्फ एक निशान छोड़कर गायब हो जाता था। जयशंकर की नींद उड़ गई, ऊपर से दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया ने हत्या की इस श्रृंखला को उत्सव की तरह पेश करना शुरू कर दिया। घर पहुंचने पर पत्नी की शिकायतें, आपके लिए हमेशा काम ही सब कुछ है। बेटे के फोन न करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? लता प्लीज, मैं एक बड़े संकट में हूं। आपका संकट? क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा? जयशंकर असहाय खड़े रहे। उनका काम और परिवार 2 अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे। एक रात जयशंकर के निजी ईमेल पर एक संदेश आया, बिना नाम और पते के एक आईडी से। छोड़े गए लोगों के आंसुओं में नमक का स्वाद होता है सर, उसका हिसाब मांगने वाला कोई तो चाहिए ना। अगला नंबर किसका है, अनुमान लगा सकते हैं? जयशंकर का खून ठंडा पड़ गया। हत्यारा उनसे सीधे संपर्क कर रहा था। वो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये एक चुनौती थी। उन्होंने तुरंत साइबर सेल से संपर्क कर आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से फर्जी आईपी के जरिए भेजा गया था। हत्यारा तकनीकी रूप से भी चतुर था। कुछ दिनों बाद अगला संदेश आया। इस बार एक तस्वीर थी, एक पुराने थरावट घर की। नीचे लिखा था, जड़ों को भूलने वाले पेड़ जल्दी गिरते हैं। जयशंकर और उनकी टीम ने उस तस्वीर पर फोकस कर जांच शुरू की। शहर के उन प्रमुख लोगों की निगरानी शुरू की जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा था। उनकी पैतृक संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई। उनमें से एक था रियल एस्टेट दिग्गज सुरेश मेनन। उन्होंने अपनी थरावट जमीन बेचकर ही अपना बिजनेस साम्राज्य बनाया था। उनकी मां एक होम नर्स की देखभाल में अकेली रह रही थी। जयशंकर को यकीन था कि अगला शिकार सुरेश मेनन होगा। उनके घर और ऑफिस के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई। उनकी हर हरकत पर नजर रखी गई। जयशंकर को विश्वास था कि इस बार हत्यारा उनके हत्थे चढ़ेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए हत्यारे ने पुलिस को चकमा दे दिया।
हत्या सुरेश मेनन के घर पर नहीं बल्कि उनके गुप्त रूप से जाने वाले एक गेस्ट हाउस में हुई। गले में वही घाव, पास में एक डायरी का फटा हुआ पन्ना। उस पर खूबसूरत लिखावट में एक कविता थी, प्यार और यादों के बारे में। हत्यारा पुलिस से एक कदम आगे था। वो खेल रहा था। जयशंकर को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करना उसका मकसद था। उसी रात जयशंकर के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उन्होंने उठाया। दूसरी तरफ एक मशीन जैसी आवाज थी। सर, आपका बेटा फोन करता है। यह सवाल जयशंकर को तोड़ गया। हत्यारे को उनकी निजी जिंदगी तक की जानकारी थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जंग थी। दबाव अपने चरम पर था। ऊपर से और मीडिया से एक ही सवाल गूंज रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? जयशंकर की नींद गायब हो चुकी थी। जांच दल थक चुका था। कोई सुराग, कोई संदिग्ध। उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। तभी सुरेश मेनन के पूर्व ड्राइवर रवि के बारे में जानकारी मिली। वेतन को लेकर विवाद में सुरेश ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। उसने कई लोगों से सुरेश के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। परिस्थिति जन्य साक्ष्य उसके खिलाफ थे। हत्या के दिन वो उस गेस्ट हाउस के आसपास था, इसके कुछ गवाह भी मिले। वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में, अनिच्छा से ही सही, जयशंकर ने रवि की गिरफ्तारी को मंजूरी दी। अगली सुबह मीडिया के सामने पुलिस ने अपनी बड़ी उपलब्धि का खुलासा किया। सीरियल किलर पकड़ा गया। न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज से भर गए। पुलिस को राहत मिली। सरकार का चेहरा बच गया। लेकिन जयशंकर का मन बेचैन था। रवि से पूछताछ के दौरान उसकी आंखों में असहायता और डर दिखा। उन्हें नहीं लगा कि वो इतनी सटीकता से हत्याएं कर सकता था। हत्यारे के निशान माइनस चश्मा, पेन, डायरी का पन्ना माइनस इनका रवि से कोई संबंध नहीं था। सर, क्या हमने गलत आदमी को पकड़ा है? प्रमोद ने संदेह जताया। मुझे भी यकीन नहीं प्रमोद, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद करते हैं कि असली हत्यारा अब चुप रहेगा, जयशंकर ने कहा, लेकिन उनका मन इसे नहीं माना। हत्यारे को यह बताने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है। रवि की गिरफ्तारी के ठीक 48 घंटे बाद शहर के सबसे व्यस्त शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में एक लग्जरी कार में अगली लाश मिली। अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल नायर, जो छुट्टियां मनाने भारत आए थे। उनके माता पिता करुणालयम वृद्धाश्रम में रहते थे। हत्या का तरीका वही था, लेकिन इस बार का निशान पुलिस और जनता को समान रूप से चौंका देने वाला था। राहुल की लाश के पास एक छोटे डिब्बे में रखी हुई एक जोड़ी पायल। समय के साथ उसका चांदी का रंग फीका पड़ चुका था। उससे एक नोट लटक रहा था। सुना है आपको हत्यारा मिल गया, बधाई। धर्मघातक। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह पुलिस के मुंह पर जोरदार तमाचा था। जयशंकर पूरी तरह टूट गए। उनकी वजह से एक बेकसूर जेल में था और असली हत्यारा बाहर हंस रहा था। मीडिया ने पुलिस पर हमला बोला। सोशल मीडिया ट्रोल और आलोचनाओं से भर गया। इसी बीच एक नया ट्रेंड उभरा। #धर्माघटाकन हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हत्यारे को सही ठहराने वाले पोस्ट आने लगे। माता पिता को छोड़ने वाले बच्चे इसके हकदार हैं। वो हत्यारा नहीं, समाज को शुद्ध करने वाला है। अकेले छोड़ दिए गए लोगों का भगवान। चर्चाएं एक नई दिशा में बढ़ने लगी। हत्यारा कुछ लोगों की नजर में हीरो बन रहा था। इस स्थिति ने पुलिस पर और दबाव डाला। जयशंकर को समझ आ गया कि वो किसी एक व्यक्ति से नहीं, एक विचार से लड़ रहे हैं। वो विचार समाज में फैल रहा था। उस रात थका हुआ घर लौटे जयशंकर के लिए मेज पर एक पत्र इंतजार कर रहा था। उनकी पत्नी लता का था। मैं अपने मायके जा रही हूं। आपके लिए सिर्फ आपका काम और केस ही सब कुछ है। एक पति और पिता के रूप में आप पूरी तरह नाकाम हैं। उस पत्र के शब्द उनके दिल में चुभ गए। अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती के साथ उनका परिवार भी टूट रहा था। वो असहाय खड़े रहे। घर शांत था। लता के जाने के बाद उस घर की आत्मा खो गई थी। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज भी उन्हें परेशान कर रही थी। वो सोफे पर थक कर बैठ गए। काम और जिंदगी में एक साथ हार चुके थे। मेज पर केस की फाइलें बिखरी थीं। 4 हत्याएं, 4 निशान, चश्मा, पेन, डायरी का पन्ना, पायल। उन्होंने एक एक करके फिर से देखा। अब तक उन्होंने इस केस को एक पुलिस अधिकारी की नजर से देखा था। अब एक टूटे हुए परिवार के मुखिया की नजर से, एक ऐसे पिता की नजर से जो अपने बेटे का प्यार चाहता था। उन्होंने उन सबूतों को देखा।
ये एक नया नजरिया था। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये यादें थीं, प्यार से संजोई गई यादें। एक पिता का चश्मा, एक पिता का पेन, एक माँ की पायल, एक पिता की कविता। ये हत्यारे का बदला नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत था। क्या वो हर हत्या के साथ अपनी यादों को फिर से जी रहा था? क्या वो अपनी हानि को दुनिया को बता रहा था? जयशंकर उठ खड़े हुए। उनके मन में एक नई रोशनी जगी। उन्हें एक अपराधी की नहीं, एक दुखी इंसान की तलाश थी, एक घायल बेटे की। उन्होंने जांच का तरीका बदलने का फैसला किया। अगली सुबह जयशंकर ने अपनी टीम को बुलाया। हम अब तक जिस रास्ते पर चल रहे थे वो गलत था। फोरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स हमें हत्यारे तक नहीं ले जाएंगी। हमें वृद्धाश्रमों में तलाश करनी है। उन्होंने अपनी नई रणनीति समझाई। हमें वहां के लोगों से बात करनी है, उनकी कहानियां सुननी है, उनके आगंतुकों के बारे में जानना है। खासकर उन स्वयं सेवकों और आगंतुकों पर नजर रखनी है जो उनके प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाते हैं, उनके पुराने दिनों के बारे में जानने में रुचि लेते हैं। हमारा हत्यारा उनमें से एक है। ये एक नई शुरुआत थी। पुलिस वालों ने वर्दी छोड़कर साधारण कपड़ों में वृद्धाश्रमों में जाना शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों से बात की, उनके दुख सुने, उनके बीच घुल मिल गए। दिन बीतते गए। करुणालयम वृद्धाश्रम में जांच के लिए गए प्रमोद को एक अहम जानकारी मिली। 80 साल की शांतम्मा से। यहां आनंद नाम का एक लड़का आता था, उन्होंने कहा। बड़ा सीधा सादा। उसकी आंखें हमेशा दुख से भरी होती थीं। वो हमसे घंटों बात करता था, हमारे पुराने दिनों के बारे में पूछता था। मेरी पुरानी पायल देखकर उसने कहा, ऐसी ही एक मेरी मां के पास थी और उसकी आंखें भर आई थीं। प्रमोद के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आनंद नाम एक चिंगारी था। जयशंकर के नेतृत्व में जांच दल ने चारों वृद्धाश्रमों के पिछले 2 साल के आगंतुकों और स्वयं सेवकों के रजिस्टर खंगाले। चारों रजिस्टरों में वो नाम बार बार आया, -आनंद। लेकिन सारे पते फर्जी थे। जयशंकर निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर से रजिस्टरों की बारीकी से जांच की। सायंतम वृद्धाश्रम के रजिस्टर में आनंद के भरे हुए फॉर्म में उनकी नजर एक छोटे से कॉलम पर अटकी। शिक्षा योग्यता के कॉलम में उसने B.Com लिखा था और अपने कॉलेज का नाम भी। हत्यारे की अनजाने में छोड़ी गई एक छोटी सी गलती। अगले घंटे में पुलिस उस कॉलेज पहुंच गई। सालों पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। उन्हें वो नाम मिला, नास आनंद कृष्णन। एडमिशन फॉर्म से उनकी एक पुरानी तस्वीर भी मिली। उसी समय जयशंकर उन निशानों के बारे में फिर से सोच रहे थे। चश्मा, पेन, डायरी, पायल, ये सब शायद हत्यारे के माता पिता के थे। हर हत्या के बाद वह अपने माता पिता की एक एक याद छोड़ रहा था। ये एक तरह का रिवाज था। अपने खोए हुए प्यार के बदले वो दूसरों की जान ले रहा था। तस्वीर मिलने के बाद जांच को नई दिशा मिली। शहर की एक सामान्य IT कंपनी में काम करने वाला, किसी से ज्यादा संपर्क न रखने वाला, जिसके माता पिता 2 साल पहले मर चुके थे, एक साधारण सा युवक, यही था आनंद कृष्णन। उसके पते का पता लगाकर जयशंकर और उनकी टीम वहां के लिए रवाना हुए। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यह बिल्ली चूहे का खेल अब खत्म होने वाला था। आनंद का घर शहर के एक पुराने रिहायशी इलाके में था। गेट खोलकर अंदर घुसते समय जयशंकर को वो कोई साधारण घर नहीं लगा। वो एक मंदिर जैसा था। आंगन के पौधे करीने से काटे हुए थे। बरामदे की कुर्सी पर एक अखबार ऐसे रखा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खोलकर अंदर घुसी पुलिस टीम एक पल के लिए खामोश हो गई। वो घर यादों से भरा था। दीवारों पर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें। आनंद का बचपन, उसके माता पिता की जवानी, उनके खुशी के पल। हर चीज धूल से अछूती, प्यार से संभाली गई थी। पिता का चश्मा, पेन, मां की सिलाई मशीन, पायल, माइनस सब एक पूजा कक्ष की तरह रखे हुए थे। वो यहां नहीं है सर, प्रमोद ने कहा। जयशंकर को यह पहले से पता था। आनंद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो एक कदम आगे था। आनंद के कमरे की तलाशी लेते समय जयशंकर को वो डायरी मिली। इसके पन्नों को पलटते हुए उन्होंने एक बेटे के टूटते दिल की पीड़ा पढ़ी। अपने माता पिता की मौत का विस्तृत विवरण। उस रात जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी और कोई नहीं आया। आखिरकार उनकी आंखों के सामने वे तड़प तड़प कर मर गए। डायरी के आखिरी पन्नों में उसके अगले शिकारों की एक लिस्ट थी। पहला नाम देखकर जयशंकर चौंक गए। राज्य का एक प्रमुख राजनेता। उसकी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ने की खबर सुर्खियों में थी। लिस्ट के नीचे लिखा था,
कल उनके स्मृति दिवस पर मेरा आखिरी बलिदान। कल उनके माता पिता की पुण्यतिथि थी। समय तेजी से बीत रहा था। वो कहाँ होगा? प्रमोद ने पूछा। जयशंकर ने एक पल के लिए आंखें बंद की। आनंद द्वारा भेजी गई उस पुरानी थरावट की तस्वीर उनके दिमाग में उभरी। जड़ों को भूलने वाले पेड़ जल्दी गिरते हैं। यह सिर्फ धमकी नहीं, एक इशारा भी था। उसकी जड़ें, उसकी यादें जो उस पुराने थरावट में सो रही थीं। उसके थरावट का पता लगाओ, जयशंकर ने आदेश दिया। कुछ घंटों में उन्होंने वो जगह ढूंढ निकाली। शहर से दूर एक नदी के किनारे जर्जर हालत में एक थरावट। टीम को तैयार करें सर, प्रमोद ने जल्दी दिखाई। नहीं प्रमोद, मैं अकेले जा रहा हूं। जयशंकर की आवाज दृढ़ थी। यह कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं है, यह एक आमना सामना है। दो पिताओं के बीच या शायद दो बेटों के बीच। प्रमोद ने विरोध किया, लेकिन जयशंकर के फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। शाम ढलते समय वो उस थरावट पर पहुंचे। जर्जर हो चुके उस घर के बरामदे में नदी की ओर देखते हुए आनंद शांत बैठा था। जयशंकर बिना शोर किए उसके पास पहुंचे। उनकी उपस्थिति भांपकर भी आनंद ने पलटकर नहीं देखा। सब खत्म हो गया आनंद, जयशंकर ने नरमी से कहा। आनंद हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में न जीत थी न हार, एक तरह की उदासीनता थी। क्या खत्म हुआ सर? मेरी कहानी या आपके जैसे लोगों की कहानी? तूने जो किया वो गलत था। गलत? जब मेरे पिता सीने का दर्द सहते हुए मर रहे थे तब समाज ने दरवाजा बंद कर लिया, वो गलत था। या करोड़ों कमाने वाले बच्चे जो अपनी मां को भूल गए, उन्हें मैंने खत्म किया, वो गलत था। वो उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आग भड़क रही थी। मैंने उन्हें नहीं मारा सर, मैंने उनमें बसे उन बेटों को मारा जिनमें प्यार नहीं था, जिन आत्माओं में यादें नहीं थीं, उन शरीरों को मैंने नदी में बहा दिया। जयशंकर एक पल के लिए खामोश रहे, फिर बोले, मेरा भी एक बेटा है आनंद। उसने मुझे महीनों से फोन नहीं किया। उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने का भी वक्त मेरे पास नहीं था। शायद तुम्हारी लिस्ट में अगला नाम मेरा हो। एक पिता के रूप में मैं भी नाकाम हूं। ये शब्द आनंद के दिल में चुभ गए। उसकी आंखों की आग बुझ गई, उसकी जगह दुख ने ले ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि उसकी तरह दुखी एक इंसान खड़ा है। मेरे पिता, उन्होंने आखिरी बार मुझे देखा, उनकी आंखों में ढेर सारी उम्मीद थी। मैं असहाय था सर। आनंद की आवाज कांप रही थी। उसने अपने माता पिता की पीड़ा का हर पल बयां किया। उसका मकसद बदला नहीं था, दुनिया को एक सबक देना था। तुम्हारा संदेश दुनिया ने सुन लिया आनंद, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना वो गलत था। कानून तुम्हें सजा देगा। आनंद नदी की ओर देखता रहा, फिर धीरे से उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। ये एक समर्पण था, बिना किसी शारीरिक संघर्ष के, बिना एक बूंद खून बहाए। धर्मघातक ने कानून के सामने सिर झुका दिया। महीने बीत गए। आनंद कृष्णन का ट्रायल एक सामाजिक ट्रायल बन गया। उसके पक्ष और विपक्ष में बहसें हुईं। वृद्धाश्रमों में आने वालों की संख्या बढ़ गई। बच्चे अपने माता पिता को फोन करने लगे। आनंद जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसके उठाए सवाल समाज में गूंज रहे थे। जयशंकर अपने क्वार्टर के कमरे में बैठे थे। लता वापस नहीं आई थी। घर अभी भी शांत था, लेकिन उनका मन शांत था। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया। विदेश में रहने वाले बेटे अर्जुन का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी। हर घंटी में सालों की लंबाई थी, ऐसा उन्हें लगा। क्या बेटा फोन उठाएगा? उठाएगा तो वो क्या बात करेगा? दूसरी तरफ फोन उठा। हेलो पिताजी। उस आवाज में, उस पुकार में जयशंकर की आंखें भर आईं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, एक नया अध्याय शुरू हो रहा था।